हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं राहुल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विज़न आईएएस के करंट अफेयर्स मैगज़ीन को। और यहाँ पर हम करंट अफेयर मैगज़ीन ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल 21 को कवर करेंगे। ये लेसन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, नाम है राहुल, नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स मैगज़ीन जो है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो ग्रुप है टेलीग्राम पर उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 2000 मेंबर्स आर देयर, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड द पबेट पीडीएफ मैगज़ीन फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक पोर्शन है, थिंकर्स वगैरह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में, वो सारी चीज़ें लिंक की जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम टॉपिक करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, सिंपल सा टॉपिक हैं और अभी यहाँ पर इसको जल्दी से हम ख़त्म कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रिसेंटली हुआ क्या है कि नीति आयोग जो है आपका, इस नीति आयोग ने प्लान किया है टू लॉन्च अ न्यू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ODR हैंडबुक। एक हैंडबुक यहाँ पे लॉन्च करने की बात हुई है। ODR का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी हैंडबुक एक यहाँ पे रिलीज़ करने की बात की है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, मेंस में जो डायग्राम्स और ये मेंस के अंदर जो आपके आंसर के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हो जो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ ODR प्लेटफॉर्म। ये सारे कीवर्ड्स लाइक दिस इंटरऑपरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, यूज़र सेंट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें, डाटा एम्पावरमेंट, पोर्टेबिलिटी, रेजिलियंस, एक्सेसिबिलिटी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें आप याद करके इनको डायरेक्ट कोट कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन में। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है। ODR जो होता है, ODR इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। अब आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि ऑनलाइन की जब बात कर रहे हैं ना, तो ये वर्चुअल कोर्ट नहीं है कि चलो यार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो चल नहीं रहे हैं तो ऑनलाइन चल रहे हैं तो इसलिए हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर वो चीज़ ई कोर्ट या वर्चुअल कोर्ट होती है। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ODR इज़ द पार्ट ऑफ ADR, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ODR रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। ADR क्या होता है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब नॉर्मल कोर्ट या नॉर्मल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं, ऑल्टरनेटिव, एक मतलब ऑप्शनल की तरह ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है, जिसके अंदर आपके ये चीज़ें आती हैं जैसे निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन। ये 2 3 4 चीज़ें आती हैं, 4 कॉन्सेप्ट होते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड द कोर्ट यानी कोर्ट की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोर्ट ही लाइव हो रही है, हियरिंग और कोर्ट वाली चीज़ें लाइव हो रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो वर्चुअल कोर्ट अलग है, वो ऑनलाइन कोर्ट अलग है, वो ई कोर्ट अलग है, लेकिन ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है और ये पर्टिकुलरली आउटसाइड द कोर्ट होता है, जहाँ पे स्मॉल और मीडियम वैल्यू केसेस जो हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज होता है और ADR यहाँ पे है, जो ADR वाली चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना कि ODR का मतलब वो जो ऑनलाइन कर दोगे कोर्ट को तो उसे हम ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोलेंगे, नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ODR जो है वो रियलाइज़ करता है नोशन, ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि यार कोर्ट जो है, कोर्ट शुड बी अ सर्विस नॉट अ प्लेस। क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो हम ऐसा देखते हैं कि एक प्लेस है, कोर्ट इज़ अ प्लेस, लेकिन अगर ऑनलाइन हो रहे हैं इट बेसिकली मीन्स इट इज़ अ सर्विस। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे एजुकेशन, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सो इट इज़ द सर्विस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेस, आप कहीं पर बैठे हुए हो, वो आपके घर में बैठे हुए हो, तो कोई एक प्लेस नहीं है। कोर्ट का क्या एक नोशन बन चुका है कि कोर्ट एक जगह है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आई होप यू आर गेटिंग। ओके, इसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ICT की हेल्प से और इंटरनेट की हेल्प से, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं ODR को। और ODR एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेस टू जस्टिस में। यहाँ पर आप ये चीज़ बताओगे कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये अगर पूछा जाए कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो ये किस आर्टिकल के अंडर आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्सेस टू जस्टिस
किस आर्टिकल की यहाँ पे बात होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इवोल्यूशन ओडीआर की क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में क्या रही या कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो ये कोई थियोरेटिकल इवोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पलीफाई किया गया चीज़ों को, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ ओडीआर, और ये समझने में भी आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले 2006 में यहाँ पर 2006 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था IN डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी, जो प्रोवाइड करता था ODR। 2006 में पहली बार इसका थोड़ा सा बात हुई थी, तब इंटरनेट इतना नहीं था, इसलिए थोड़ा सा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात है। इसके अलावा 2017 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यहाँ पे स्टेटमेंट इशू किया कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा केस ODR से सॉल्व करे, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की अब हम बात करेंगे। लॉ मिनिस्ट्री की बात हो गई, एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इन्होंने लॉन्च किया समाधान मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है ना, तो समाधान पोर्टल किया जहाँ पे जो डिले इन पेमेंट और ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू MSME, तो वो चीज़ें समाधान, उनका समाधान होता था, यानी ऑनलाइन डिस्प्यूट। क्यों ये ऑनलाइन डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अलग से बाहर हो रहा है, कोर्ट में कोई नहीं जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले गए। इसके अलावा 2019 में EADR चैलेंज था, वॉज लॉन्च टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट द ODR स्टार्टअप। तो EADR चैलेंज, एक चैलेंज कब होते हैं, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और ये जो अटल इनोवेशन मिशन में अलग अलग चैलेंजेस होते रहते हैं, है ना, न्यूज़ में अक्सर आता रहता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा चैलेंज, कोविड-19 के लिए चैलेंज, ये चैलेंज वो चैलेंज। तो यहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड इनोवेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। तो एक विवाद से विश्वास स्कीम, एक डायरेक्ट एक है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स और एक है विद रेस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स। वो एक दूसरी वाली जो है उसे लेगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम कहते हैं, ठीक है। ये विवाद से विश्वास है, ठीक है। एक है सबका विश्वास LDR, लेगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो ये भी चीज़ें भी जो हैं ODR में आती हैं। इसके अलावा 2020 में नीति आयोग ने एस्टेब्लिश की कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस AK सीकरी, क्यों करी थी, टू बेसिकली ब्रॉड बेस्ड द यूज़ ऑफ ADR इन इंडिया, ठीक है। तो याद रखना कमेटी पर क्वेश्चन UPSC ऑलरेडी यहाँ पे आते रहते हैं, मॉक दोगे तो वहाँ पे भी मिलेंगे, तो थोड़ा याद रखना कि AK सीकरी, जस्टिस AK सीकरी कमेटी इज एसोसिएटेड विद योर ODR itself मीन्स ADR itself, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ODR ADR जो भी है ODR से रिलेटेड है। इसके अलावा फिर 2020 में छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे उन्होंने पहला वर्चुअल लोक अदालत यहाँ पे शुरुआत की। लोक अदालत इज ऑल्सो यूजिंग द काइंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक्सेट्राज एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस थिंग। और क्योंकि वो ऑनलाइन हुई है तो इसलिए अगर लोक अदालत ऑनलाइन हो रही है तो वो एक तरीके का ODR ही हो गया। इसके अलावा 2020 में डिपार्टमेंट रिलेटेड टू पब्लिक this related parliamentary standing committee on this personal public grievances law and justice in their report called for the inclusion of the technology or introduction of the technology in the आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मीडिएशन ये सारे तरीके हैं मतलब ADR के, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ODR इन इंडिया। तो यहाँ पे अलग अलग ODR के अगर बात की जाए ऑनलाइन में क्या क्या चल रहा है, तो E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो है एक अंडर द लीडरशिप ऑफ कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द इंडियन जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, ये एक पहला इनिशिएटिव है। और द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू एडवोकेट द वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटर यू कैन से दिस यूज़ ऑफ ICT टूल्स इन द जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। तो मिशन मोड प्रोजेक्ट है E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ कमेटी फॉर मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके अलावा लोक अदालत अभी हमने देखा था ऊपर, जब हमें 2020 में हमने देखा था छत्तीसगढ़ में फर्स्ट लोक अदालत एस्टेब्लिश हुआ था। तो लोक अदालत जो है वो भी इसी फंक्शन पे काम करते हैं, बस ऑल्टरनेट ADR वगैरह का यूज़ होता है वहाँ पे भी। तो उसको अगर हम कर देंगे ऑनलाइन तो वो ODR बन जाएगा, क्योंकि
ODR ई लोक अदालत जो है वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंपल केस हैं उनको वर्चुअल कोर्ट और इनसे यूज़ किया, मतलब रिजॉल्व किया। जैसे ट्रैफिक चालान के केस हो गए, चेक बाउंसिंग के केस हो गए, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट की हेल्प से रिजॉल्व किया, ठीक है। क्योंकि इन केसेस में कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता कि किसी को क्रिमिनल है कि नहीं है चेक करना है, क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज देखनी है, सबूत गवाह देखनी है। यहाँ सिंपल सा फैक्ट होगा कि ठीक है ट्रैफिक चालान, मतलब ये चीज़ें वैसे ही चेक बाउंस, तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो यहाँ पे छोटे मोटे केसेस हैं तो इनको यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। RBI भी अपना एक ODR पॉलिसी लाया था ऑन डिजिटल पेमेंट। बेसिकली नंदन नीलकणी लेकर नहीं आया था, यहाँ पे बेसिकली जो कमेटी उसने इसके बारे में बात कही थी। नंदन नीलकणी, जो आपको पता होगा, नंदन नीलकणी जी आपने सुना होगा, आधार इन्हीं ने यहाँ पे इन्हीं का आइडिया था, आधार जो पूरा जो आइडिया था, ठीक है, उसको विज़न जो है वो यहीं इनका ही माना जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े प्लेयर हैं, तो बेसिकली इनकी मतलब प्रेसिडेंटशिप में और इनके गाइडेंस में एक कमेटी बनाई गई थी टू डीपनिंग द डिजिटल पेमेंट, ठीक है। डिजिटल पेमेंट में नंदन नीलकणी कमेटी रिकमेंडेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने स्टैटिक में उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बात की थी यहाँ पे कि 2 टियर ODR सिस्टम होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पेमेंट। इसके अलावा ड्राफ्ट नेशनल ई-कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेज में है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी इस चीज़ की बात की गई है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट सिंपल, सबसे पहले खर्चा कम होता है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट जाओगे ज़्यादा ट्रैवल होगा, ट्रैवल चार्ज होगा वगैरह वगैरह, और टाइम लगेगा, ये सब ये चीज़ें होंगी, और फ़ी वगैरह ज़्यादा लगेगी, तो क्योंकि ट्रैवल वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। लीगल कॉस्ट भी कम हो जाती है, जाने की कॉस्ट भी कम हो जाती है, रिजोल्यूशन ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। ऊपर से लीगल एडवाइस भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉयर हायर नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेशन ये सारी चीज़ें हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, दैट्स वाई। इसके अलावा एक तो हो गया कि पैसे कम लगेंगे, दूसरा टाइम और ईजीनेस है, कन्वीनियंस है और क्विकनेस है। क्विकनेस क्यों? क्योंकि देखो ऑनलाइन सीधा काम हो रहा है, कोई यहाँ पे ट्रैवलिंग का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ें ट्रैवल और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ शेड्यूल वगैरह में इधर ये हो गया, वो टाइम है, ये तारीख है, वो चीज़ें नहीं है। इसके अलावा इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, तो ODR जो है, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस बढ़ रही है, हमने देखा था ना, अभी मैंने पूछा भी था कि कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो यहाँ पे एक्सेस बढ़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन नेगोशिएशन, मीडिएशन, ऑनलाइन चीज़ें ईजी हो जाती हैं ना, दूर तक लोग पहुँच, मतलब ऑनलाइन से चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा रिमूव अनकॉन्शियस बाइस, ठीक है। सो ODR जो है, ODR प्रोसेस जो है, उसने लेसन किया है अनकॉन्शियस बाइस ऑफ द न्यूट्रल वाइल रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो अनकॉन्शियस बाइस जो क्रिएट हो जाती है ना, कि यार जैसे मान लो कि आप किसी से ऑफलाइन मिल रहे हो, है ना, जैसे रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लो, ऑफलाइन वाला मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, एक लॉन्ग डिस्टेंस जो मतलब व्हाट्सएप और इनके बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। तो वो जो ऑफलाइन वाला है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है, एक बाइस क्रिएट हो जाती है, अनकॉन्शियस बाइस, मतलब एक, समझ रहे हो, लगाओ एक मतलब कुछ होगा ना, अटैचमेंट क्रिएट होगा। एक होता है ऑनलाइन में उतना नहीं होता है ना, तो ऐसे ही आप समझ लो यहाँ पे भी, ठीक है। सिंपल लॉजिक है कि डिस्प्यूट जब हो रहे होंगे, वो सब चल रहा होगा, तो अनकॉन्शियस बाइस क्रिएट हो जाती है ऑफलाइन में, वो यहाँ नहीं होगी, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा लीगल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव होगी। ओवरऑल लीगल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी में यहाँ पे बात आती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्प्रूव होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लाइक ज़मीन जो है उसको एक्विजिशन में कैसे चीज़ें हो रही हैं, उसके अलावा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने में क्या चीज़ें आ रही, मतलब ऐसे पैरामीटर्स हैं उसमें बहुत सारे। UPSC प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा पैरामीटर और क्या इन सारी चीज़ों पर। तो वहाँ पर है कि कैसे ज़मीन लेने में, फिर उसका फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में, इलेक्ट्रिसिटी लाने में, लेबर में, ये फलाना ढिमका, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें एक चीज़ ये भी है कि एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इंडिया की जो कंडीशन है वो एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है अगर हम ODR का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कोई मतलब केस हो गया, कुछ इशू हो गया, तो कोर्ट में जाएगा, ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं, तो दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत यहाँ समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लीगल पैराडाइम, यहाँ पे पूरा जो लीगल पैराडाइम है, एक्सेसिबिलिटी टू ऑल, विजन ऑफ जस्टिस, फेयर इन द डिसीजन प्रोसेस, सारी चीज़ें जो है हम एक तरीके से समराइज़ कर रहे हैं कुछ कीवर्ड्स के टर्म में, लेजिटिमेसी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। एक यहाँ पे एक
बहुत सुंदर सा डायग्राम है जो आप आपके आंसर में बिल्कुल कोट कर सकते हो, एज इट इज़ छाप सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हो कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें बेसिक लेवल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। तो कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा दूसरे लेवल पे जाओगे जो ADR है उसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डिस्प्यूट कंटेनमेंट। ठीक है, कंटेनमेंट मतलब कोर्ट जो बना हुआ है, ये मान लो ये डब्बा जो है ये कोर्ट है मान लो, ठीक है, तो कोर्ट में जाने ही नहीं दे रहा है, बीच में बाहर ही सारा मतलब कह सकते हो आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है चीज़ें, तो इसलिए कंटेनमेंट भी हो रहा है डिस्प्यूट का, क्योंकि कोर्ट में जाएगा, लॉयर्स आएंगे तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, ये एक बहुत क्रिटिसिज्म भी है लॉयर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का, और इस वजह उसमें क्या है कि जो नॉर्मल फैमिली से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो IAS हैं अतर आमिर और टीना डाबी, इनका जो डाइवोर्स वगैरह जो भी न्यूज़ में चल रहा था, तो फैमिली कोर्ट में गए थे, नॉर्मल कोर्ट में नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में लीगल कॉम्प्लिकेशन और वो फिर लॉयर्स आएंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे चीज़ों को, और ओवरऑल हम मतलब एज अ सोसाइटी हम नहीं चाहते कि ये ऐसी जो चीज़ें हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, वो ऐसे हाई लेवल पर जाएँ। हम चाहते हैं कि चीज़ें शांत हो जाएँ, सुलह हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए, या मतलब क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी जब फैमिली सही रहेंगी तो सोसाइटी सही रहेगी, तो एक मतलब पीस रहेगा, हारमोनी रहेगी। इसलिए ऐसा एक फैमिली कोर्ट एक्ट अलग से बनाया गया 1984, और उसके अंदर अलग से रहता है ताकि लीगल जो लॉयर्स वगैरह हैं, ये कहा जाता है कि लॉयर एक मतलब ऐसा है कि इन लॉयर्स वगैरह उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इस वजह से ऐसा माना जाता है। तो वही चीज़ है कि ऑनलाइन यहाँ पे डिस्प्यूट कंटेनमेंट, क्योंकि कोर्ट में जाओगे ही नहीं तो ऑनलाइन में काम हो रहा है, मतलब ADR से अगर कर रहे हो, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ठीक है, उससे अगर यूज़ हो रहा है तो कंटेनमेंट हो रहा है, और अगर उसके बाहर भी रहोगे ODR में तो यहाँ पे अवॉइडेंस भी हो रहा है, क्योंकि लीगल गाइडेंस एंड असिस्टेंस फॉर दोज विद ग्रीवेंसेस, तो यहाँ पे अवॉइडेंस भी हो रहा है क्योंकि ये चीज़ भी नहीं करनी है। ठीक है, प्लस लीगल हेल्थ प्रमोशन जो है वो हो रहा है, जो हमने देखा था कि कैसे लीगल हेल्थ प्रमोशन, एक्सेसिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा चैलेंजेस फेस्ड इन द एडॉप्शन ऑफ ODR देखो, ये एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में। हमेशा आंसर राइटिंग में कभी भी लिख रहे हो, अगर 150 मार्क्स का है, 150 अगर वर्ड्स का है, तो यहाँ पे स्कोप बहुत कम होता है इस चीज़ को यूज़ करने का, फिर तो आप डायरेक्ट 2-4 बातें जो बड़ी बड़ी हैं ऑर्डर फॉर्मेट में लिख सकते हो। लेकिन जब बात आती है 250 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 250 वर्ड्स वाले, तो वहाँ पे आपके पास स्कोप होता है। तो अगर आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल, बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, बिहेवियरल चैलेंजेस, और नीचे लिखा होगा प्रोसीजरल या ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो ये हर जगह यूज़ होता है, हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके आंसर में स्ट्रक्चर लेकर आता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से करप्शन की, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द, या UPSC मेंस में आ जाए कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ करप्शन, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपका, क्योंकि हर किसी को आता होगा, जितने लोग 10,000 लोग, जो लोग भी मेंस लिख रहे हैं, सबको पता होगा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ करप्शन। अब दिक्कत क्या आएगी उसको आर्टिकुलेट करने में, उसको आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर देने में। तो लोग क्या करेंगे, कुछ जिनको बिल्कुल जो नहीं आंसर राइटिंग किए होंगे, जिनको कोई आइडिया नहीं है, वो सिंपल 2-4 पॉइंट जो भी याद आ जाएंगे लिख देंगे और उनका स्पेस और टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर आएगा, जो अपना ब्यूरोक्रेटिक माइंड वहाँ पे यूज़ करेगा, वो क्या करेगा कि कॉजेज ऑफ करप्शन को डिवाइड कर देगा स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल में क्या है कि यहाँ पे कैसे सिस्टम जो डिलेज हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऑफिशियल सीक्रेट, स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें, सीक्रेसी है स्ट्रक्चर में, और हायरार्की है स्ट्रक्चर में, बाहर के लोगों को इंटरनल उसमें एंट्री नहीं होती, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल हो जाएगा, कुछ बिहेवियरल हो जाएगा कि लोग ऐसे लालची हो गए, एथिक्स और वो सब चीज़ें आ जाएंगी, कुछ प्रोसीजरल हो जाएगा कि ठीक है प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही सॉल्यूशन भी आप इन्हीं बेसिस पर दे सकते हो कि हम स्ट्रक्चर चेंज कर दें, हम उसको RTI वगैरह लेकर आएँ, स्ट्रक्चर लेकर आएँ, प्रोसेस में हम उसमें ऐसी प्रोसेस इंक्लूड करें जैसे इंटेग्रिटी पैक्ट लेकर आएँ।
ठीक है, जो न्यूज़ में भी था CVC। तो ऐसे आप इसको एनालाइज कर सकते हो, और अगर डायग्राम वगैरह बनाना चाहो तो भी पॉसिबल होता है ऐसे, ठीक है। सेम लॉजिक पर यहाँ पर आप समझिए कि स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और फिर बिहेवियरल चैलेंजेस और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है। ये कभी कभी जो मैं बकवास करता हूँ ये आपको काम आ सकती है आपके आंसर राइटिंग में, और बाकी सारी चीज़ों में जो लिखा है वो तो हर कोई पढ़ लेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि स्ट्रक्चर में डिजिटल लिटरेसी, आपको पता है डिजिटल लिटरेसी इंडिया में बहुत सारी ज्योग्राफी ऐसी हैं जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी नहीं है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTGs हैं, 705 यहाँ पे STs कम्युनिटी, बहुत सारी एथनिक कम्युनिटी हैं। तो इस वजह से, और बहुत सारी एज अक्रॉस द एज, डिजिटल लिटरेसी इज़ वन ऑफ द इशू, ठीक है। डिजिटली वो जब पता ही नहीं तो ODR में कैसे चीज़ें होंगी। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। मतलब पता, आज जैसे लॉकडाउन हुआ था तो जो नॉर्मल टेली कम्युनिकेशन जो भी आपके नेटवर्क्स हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, उनके अपने आप उनकी स्पीड वगैरह कम हो गई थी, क्योंकि बहुत हर कोई ऑनलाइन हो गया था उस टाइम पर, ठीक है, जब फर्स्ट फेज़ हुआ था। इसके अलावा जेंडर डिवाइड इज़ ऑल्सो देयर, रीजनल डिवाइड इज़ ऑल्सो देयर, रूरल अर्बन डिवाइड इज़ ऑल्सो देयर, है ना। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हो। ये सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं व्हेन इट कम्स टू ODR, क्योंकि अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी को आता ही नहीं है मोबाइल चलाना, किसी के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस जो हैं उसकी बात करोगे तो क्या है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग ODR, ठीक है। मोबाइल वगैरह स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, ठीक है, ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं पूरा, मतलब आप समझ सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, मतलब कम्युनिकेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि भारत ब्रॉडबैंड, ये ब्रॉडबैंड है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर। तो अब देखो स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ODR क्या होता है, मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि ऐसा भी कुछ चल रहा है दुनिया में, ठीक है। ये इससे दिक्कत होती है। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये बिहेवियरल थिंग है। इसके अलावा रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड PSUs अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे अराउंड 46% ऑफ द कोर्ट केसेस में ये लोग होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। तो बिहेवियरल चेंजेस है कि यहाँ पे क्योंकि वो इन्वॉल्व हैं तो वुड बी वेरी वुड अ की स्टेप टू बूस्टिंग कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस, गवर्नमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे इनको भी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द पार्टी, ठीक है। गवर्नमेंट अगर पार्टी है तो गवर्नमेंट विल हैव द से इन दिस, ठीक है। जैसे दो पार्टी लड़ रही हैं वही तो डिसाइड करेंगे कि ADR में जाना है कि नहीं जाना है, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अपना बिहेवियरल चेंज यहाँ पे करना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं? ऑपरेशनल चैलेंजेस ये हैं, सबसे पहले प्राइवेसी, ठीक है। ऑपरेशन जब वो चीज़ हो रही है, मान लो आपका डिस्प्यूट सुना जा रहा है, ठीक है, आप मतलब अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, डिस्प्यूट ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो रहा है, तब क्या इशू आएंगे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ऑनलाइन हो, ठीक है, सब चीज़ें हो रही हैं। बिहेवियर की भी बात नहीं है, क्योंकि बिहेवियर तो आपका बन चुका है, मतलब एटीट्यूड बिहेवियर वो सब होता है ना एथिक्स में, तो बिहेवियर तो हो गया है। लेकिन अब बात हो रही है ऑपरेशन की, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी के इशूज़ हैं, ठीक है। मान लो कि डाटा लीक हो गया या कुछ और हो गया, ठीक है, या कुछ भी, मतलब प्राइवेसी इशू इज़ देयर। और इसके अलावा लीगल प्रोसेस जो हैं वो आर्काइक हैं। तो ये सारी चीज़ें, वे फॉरवर्ड क्या है, तो हमें जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी उनका सॉल्यूशन लिख दोगे तो वे फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आओ, टेक्नोलॉजी के लेके आओ, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाओ, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, लोगों को सबको पता हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ ऐसा हम कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट लिटिगेशन जो है वहाँ पे यूज़ होना चाहिए ODR, ठीक है। ODR को और ज़्यादा हम एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, और ज़्यादा लेजिटिमेट बना सकते हैं, और रेगुलेशन ऑफ ODR की भी यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। सो ताकि राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड यूजर्स के। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि प्राइवेसी इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन वी हैव द पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। रिसेंटली क्या हुआ कि मैनी हाई इम्पैक्ट बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गए, बिल्कुल मतलब भगदड़ी में इंट्रोड्यूस हुए, भगदड़ हेस्ट मैनर में हुए, और इसकी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आया रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो रिसेंट क्या हुआ, इंस्टेंस क्या हुआ कि रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ रिड्यूस्ड पार्लियामेंट फंक्शनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नो बिल, जो अभी बजट सेशन हुआ है वहाँ पे कोई भी बिल
पास नहीं, मतलब कोई भी बिल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से निकला नहीं है, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटीज से नहीं गया, ठीक है। 13 बिल्स यहाँ पे पास हुए बिना पार्लियामेंट्री कमेटी को, मतलब उसमें वो प्रोसेस फॉलो के हुए। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा दिल्ली वाला एक्ट आया था, इसके अलावा MMDR जो माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन है, ये सारे बिना उसके पास हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इशू है करंट अफेयर्स बेस। इसके अलावा थोड़ा मतलब सिर्फ अभी की बात नहीं है, थोड़ा सा जेनरिक वे में क्या इश्यूज चलते आ रहे हैं थोड़ा टाइम पहले, मतलब ओवरऑल एक तो ट्रेंड जो है बिल जो रेफर, अभी तो हम एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि बजट सेशन में 13 बिल में से कोई भी बिल वहाँ नहीं गया पार्लियामेंट्री कमेटी में। पार्लियामेंट्री कमेटी आपको पता होगा कि स्क्रूटनी के लिए बिल जो है वो जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ट्रेंड देखोगे 14th लोकसभा यानी UPA 1 और 15th लोकसभा यानी UPA 2, तो यहाँ पे 60% यहाँ पे बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी पे गए थे स्क्रूटनी के लिए, और उसके बाद 71 गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे गए थे, लेकिन फिर जो ये जो 2014 के बाद जो 16th लोकसभा थी वहाँ सिर्फ 27%, और 17th में ये आंकड़ा और कम होकर सिर्फ 11% रह गया है, ठीक है। और अभी जो बजट सेशन हुआ है वहाँ पे तो बात कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो सिंपल 0-0 सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे होगे कि बहुत कम है। इसके अलावा रिड्यूसिंग अटेंडेंस जो है वो भी कम है, ठीक है। 71% कम हो गई, और यहाँ 74% कम हो गई लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। कोविड का इम्पैक्ट या ऐसे कह सकते हो, अटेंडेंस कम है, ठीक है। जो लोग हैं, ये कोविड की बात नहीं है, ओवरऑल है कि लोग कम आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब PM होते हैं कुछ बड़ी चीज़ों पे बात हो रही है तो पूरा भरा होता है, अदरवाइज़ क्या होता है वो पूरा खाली हो जाता है, ठीक है। कोरम वगैरह बस बना रहता है, बाकी चलता रहता है काम। यूज़ ऑफ मनी बिल रूट का बहुत यूज़। मनी बिल आपको पता है कि मनी बिल के में क्या है कि स्पीकर डिसाइड कर देते हैं, टैग दे देते हैं कि चलो ये मनी बिल है। फिर क्या होता है वो मनी बिल जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास पावर नहीं होती, उसको बस सिंपल से डिस्कशन कर सकते हैं और थोड़े दिन में अपने आप बिल जो है वो पास होके आ जाता है लोकसभा में वापस, ठीक है। तो मनी बिल वाला रूट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोट करना हो कि कहाँ ऐसा हुआ था, तो ये ट्राइब्यूनल जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्राइब्यूनल जो था, और इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, अमेंडमेंट टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, तो इन सब जगह मनी बिल में ये प्रोविज़न वो गवर्नमेंट है इनकॉर्पोरेट कर देती है और मनी बिल के नाम पर पास करवा लेती है, ठीक है। इससे क्या होता है वो जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं रहती। लैक ऑफ डिस्कशन इन द यूनियन बजट, ये एक प्रॉब्लम और है कि डिस्कशन नहीं होता, ठीक है। तो ओनली 3 ऑफ ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कि मतलब वो आपने गिलोटीन वगैरह वो सब पढ़ा होगा कि एक ही बार में ख़त्म करो। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, आर्टिकल 93 जो है वो इसकी बात करता है। इन द करंट लोकसभा यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, दिस इज़ द अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज़ देयर। इसके अलावा वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही जो है, अगर आप पढ़ोगे काउंसिल ऑफ, आपको सिंपल सा पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जो मतलब एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेचर के सामने अकाउंटेबल है, ठीक है। तो वही चीज़ जो होती है उसी को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और अल्टीमेटली पीपल जो है वो ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं पार्लियामेंट में, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो सारा कंट्रोल करती है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सेंट्रल रोल है, लेजिस्लेटिव जो एग्जामाइन करती है लेजिस्लेटिव प्रपोजल, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है, बजट वगैरह एग्जीक्यूटिव बना के भेज देती है, लेकिन उसको पास करना है वो सब चीज़ें पार्लियामेंट पे हैं। तो ओवरऑल पार्लियामेंट आपको पता है ज़्यादा पावरफुल है, तो क्योंकि वो मतलब आपको पता है ये सारी चीज़ें, तो सिंपल सा बस है कि आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। और फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इन ऑर्डर टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इट इज़ इम्परेटिव दैट पार्लियामेंट फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है। तो आर्टिकल 75 और ये सारी चीज़ें, हाउ पार्लियामेंट फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूव, कैसे फंक्शनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ सिटिंग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, नंबर ऑफ सिटिंग्स हैं ये 120 और 100 डेज होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए, मतलब लोकसभा के लिए 120 दिन और राज्यसभा के लिए 100 दिन। ऐसा किसने बोला, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC की ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। इसकी हालत इतनी ख़राब है, 80-70 ऐसा कुछ रहता है एक साल में, और स्टेट में तो और बुरा हाल है, स्टेट्स में तो और ही बुरा हाल है, घटिया हाल है बिल्कुल, ठीक है। कहीं कहीं बहुत ही कम होती हैं सिटिंग्स, तो यहाँ पे इतनी होनी चाहिए, ऐसा बोला है NCRWC ने। इसके अलावा रिसर्च सपोर्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अभी क्या है देखो, जो मिनिस्टर हैं उनको तो भाई IAS की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है पूरी दे दी जाती है कि ठीक है, जैसे मान लो कोई मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, उन
डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब उसके अलावा नीचे उसके एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मतलब एक पूरी हायरार्की है, बहुत बड़ा एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी उन्हें दे रखी गई है। हर मिनिस्ट्री में यही सिस्टम है। लेकिन जब बात आती है पार्लियामेंट के मेंबर की, तो एक सेक्रेटेरिएट तो होता है लोकसभा का सेक्रेटेरिएट, लेकिन वो सिर्फ फंक्शनिंग देखता है। एक हर इंडिविजुअल एमपी के पास कोई सपोर्ट नहीं होता। अब उनके पास सपोर्ट नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में अच्छे, मतलब कि एग्जीक्यूटिव से कहेंगे कि ये बिल, ये सरकार इस पर क्या कर रही है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहे कि अपोजिशन क्वेश्चन करेगा, नहीं, जो पार्टी पावर में है उस पार्टी के भी एमपी जो हैं वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल ऐसा होता है फंक्शनिंग। तो लेकिन क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं है तो वो होना चाहिए, समझ रहे हो, कि उनको भी एक आईएएस की तरह को सपोर्ट दे दो ताकि वो फिर क्वेश्चन कर सके, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा कमेटी रेफरल्स वगैरह, यहाँ पे कमेटी मेंबर्स जो हैं उसको टेन्योर को एक्सटेंड करो और ये सारी चीज़ें। रेगुलर मॉनिटरिंग इज समथिंग दैट इज़ द नीड टू फॉर्मुलेट मैकेनिज्म फॉर द रेगुलर असेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल जो है रिस्पॉन्सिबल, जैसे वहाँ पे यूके में क्या है, शैडो कैबिनेट क्या होता है, जैसे हर मिनिस्टर और उसके सामने एक स्क्रूटनी के लिए अपोजिशन मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक फीडबैक, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और बाकी टॉपिक है, लेकिन 30 मिनट हो गए तो मैं इस वीडियो को इसी को यहाँ पे ही रोकता हूँ। आगे की वीडियो में हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ एंड यू कैन बेसिकली डाउनलोड द PubEdpedia magazine from the link given in the description and you can do it if your optional is public administration. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye and have a nice day.